नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत का पार्ट 5। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लियोट्रॉपी यानी बहुप्रभाविता। अब जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, बहु मतलब बहुत सारी, प्रभाविता इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई एक जीन, हम जानते हैं सामान्यतः एक जीन जो होता है एक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक लक्षण को कंट्रोल करता है। अब जब एक ही जीन एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करे तब हम उसे क्या कहेंगे? बहु प्रभाविता कहेंगे। और यही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉपी क्या होता है। प्लियोट्रॉपी यह वह परिघटना है जिसमें एक एकल जीन मतलब एक ही जीन, ठीक है, कोई एक जीन है, वह कई फिनोटाइपिक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। अर्थात जब एक जीन के द्वारा विभिन्न लक्षण, एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसे हम प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता कहते हैं। यहाँ पर एक जीन एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। एक जीन क्या कर रहा है? एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इसे ही हम बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी कहते हैं। उदाहरण के लिए फिनाइलकेटोनेरिया। फिनाइलकेटोनेरिया होता है, यह जो जीन है वह एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड। यह फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड क्या करता है? फिनाइल एलेनाइन एक अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल हम जानते हैं क्या होते हैं? यह प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब किसी प्रोटीन के निर्माण में सहायक तत्व होते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलाकर किसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उन्हीं में से एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनाइन। यह फिनाइल एलेनाइन अगर हमारी बॉडी में जमा रह जाता है तो यह कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइल एंजाइम इस फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? टायरोसिन में। और अगर मान के चलो यह फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइल नहीं बनेगा, यह एंजाइम अगर बॉडी में नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। और जब फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो रक्त में फिनाइल एलेनाइन का जमाव बढ़ने लगेगा, मतलब रक्त में फिनाइल एलेनाइन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और इसके बढ़ने से जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर यह फिनाइलकेटोनेरिया का इफेक्ट होता है, उसके अंदर बालों और त्वचा में का कलर बदलने लगता है और उसको मानसिक समस्याएं भी यानी मानसिक विकार भी देखने को मिलते हैं। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फिनाइलकेटोनेरिया। अगर फिनाइलकेटोनेरिया आता है तो इसको हम शॉर्टकट में PKU भी लिखते हैं। फिनाइलकेटोनेरिया को PKU के रूप में भी लिखा जाता है। इसी बार फिर से समझ लो, शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो तो, कि फिनाइलकेटोनेरिया क्या है? यह एक जीन है और यह जीन एक एंजाइम का निर्माण करता है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिल। यह फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिल क्या करता है? फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को टायरोसिन में बदलता है। और अगर यह एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब अगर फिनाइलकेटोनेरिया बीमारी हो जाएगी तो यह एंजाइम नहीं बनेगा। और जब यह एंजाइम नहीं बनेगा तो बॉडी में फिनाइल एलेनाइन जमा होने लगेगा और उसके जमा होने से व्यक्ति के बालों और त्वचा में कलर बदलने लगता है, साथ ही मानसिक समस्याएं भी दिखाई देने लगती हैं। आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक डिसीज़ हो गई फिनाइलकेटोनेरिया। इससे दो प्रभाव पड़ रहे हैं। एक तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिल का निर्माण होता है, दूसरा यह विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है मटर के बीजों में स्टार्च संश्लेषण। वह जीन दो प्रकार का नियंत्रण करता है। पहला, वह बीज के आकार को बनाता है और साथ ही साथ स्टार्च का निर्माण करता है। तो बीज का आकार सामान्यतः स्टार्च से ही नियंत्रण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मटर के बीजों में जो जीन है, बी जीन है ना, जिसके दो एलील हैं, बी और बी, मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी, यह बीज के आकार को भी निर्धारित करता है और स्टार्च के जमाव को भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस तरह से बीज के आकार को और स्टार्च के निर्माण को कौन प्रभावित कर रहा है? एक ही जीन प्रभावित कर रहा है। इसलिए हम इसे प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो इससे कि मान के चलो एक बीज है मटर का,
जो कैसा है, बड़ा है और राउंड शेप का है, राउंड का मतलब गोल है, और एक बीज है जो छोटा है और रिंकल है यानी झुर्रीदार है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिग मतलब इसका बड़ा है, मतलब उसमें स्टार्च ज़्यादा बन रहा है। जब स्टार्च ज़्यादा बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, और जब स्टार्च कम बनेगा तो कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्रॉसिंग करवाने के बाद हमें जो मिलेगा ये बी ई वाला, तो इसमें क्या होगा, ना तो ज़्यादा स्टार्च बनेगा ना ही कम बनेगा, इंटरमीडिएट मतलब मध्यम आकार का होगा। ये कैसा होगा, मध्यम आकार का। अगर ये बीज गोल है, बड़ा है, और ये छोटा है और झुर्रीदार है, तो ये वाला जो बीज मिलेगा हमें, जो यहाँ पर जो बीज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मध्यम आकार का मिलेगा। इसका मतलब कि उस बीज में स्टार्च क्या है, कम बना, ना तो बहुत कम बना ना ही बहुत ज़्यादा बना, लेकिन इससे कम बना और इससे ज़्यादा बना, मध्यम आकार का बना। इसीलिए क्या कर रहा है ये बीज, ये जो बीबी जीन है, ये जो बीबी जीन है वह जीन क्या कर रहा है, दो लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। पहला है उसके आकार का लक्षण और दूसरा है उसके स्टार्च के निर्माण का लक्षण, मतलब कितनी मात्रा में स्टार्च बन रहा है उसको भी कौन निर्धारित करता है, वही बीज, वही जीन करता है बीबी, और उसी को निर्धारण, वही उसके आकार का निर्धारण भी करता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो क्या हुआ है कि एक जीन है बीबी जीन, ठीक है, और आपको पता है किसी जीन में भी, किसी भी जीन में दो एलील होते हैं, तो एक एलील ए हो गया और दूसरा एलील हो ये हो गया। तो अगर ये है होमोजाइगस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्टार्च बनाएगा और इसका शेप कैसा होगा, गोल होगा और बड़ा होगा। और जब ये इस तरह इस फॉर्म में होगा, मतलब समयुग्मजी छोटा वाला होगा, तो ये छोटा बीज बनाएगा साइज में, और वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। कैसा होगा, रिंकल्ड होगा मतलब झुर्रीदार होगा, छोटा होगा और झुर्रीदार होगा। लेकिन जब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो अगर हमें ये विषम युग्मजी मिलेगा तो यह ना तो इतना बड़ा होगा ना इतना छोटा, यह मध्यम आकार का होगा। यह कैसा होगा, मध्यम आकार का होगा, मतलब इसमें स्टार्च का निर्माण इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा। तो यह दो चीज़ों पर को अफेक्ट कर रहा है, यह जीन क्या कर रहा है, दो चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, एक तो उस बीज के आकार को और दूसरा बीज के स्टार्च के निर्माण को। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बहु प्रभाविता का नियम कहते हैं। बहु मतलब बहुत सारे, प्रभाविता मतलब प्रभावी कारक। जब एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे हम बहु प्रभाविता कहते हैं। देखो इसे डिटेल में यहाँ समझाया है। स्टार्च अगर जाइगोट के फॉर्म में है, होमोजाइगोट के फॉर्म में है, तो वह बीबी यानी इस बीबी के द्वारा प्रभावी ढंग से संश्लेषित होगा। मतलब स्टार्च के दाने कैसे होंगे, बड़े होंगे, और बीज कैसा होगा, गोल होगा। ठीक है, और अगर वह होमोजाइगोट बीबी मतलब इस छोटे वाले बीबी के फॉर्म में है, तो वह जो संश्लेषण जो है वह कम कुशल होगा, मतलब स्टार्च कम निर्मित होगा, और जब स्टार्च कम निर्मित होगा तो उसका आकार कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, और बीज कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। पर अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, मतलब हेट्रोजाइगस फॉर्म मतलब इस वाली फॉर्म में है, तो क्या होगा, गोल बीज तो होगा लेकिन स्टार्च कम मात्रा में उत्पन्न होगा, इस कारण से उसका आकार इससे कम और इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, इसमें यह स्टार्च के निर्माण को और उसके आकार को दोनों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो आशा है आपको प्लियोट्रॉपी यानी बहुप्रभाविता समझ में आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।